हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, अवैध अप्रवासियों का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ा चिंता का कारक है। विशेष तौर पे बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत में देखे जा सकते हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत के जो वित्तीय संसाधनों पर दबाव, इसके साथ ही भारत में सामाजिक संकट का एक बड़ा कारक साबित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसी परिदृश्य के बीच में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पे 30 दिन की जो समय सीमा है वो घोषित की है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए जो अवैध प्रवासी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, और यदि वो अवैध प्रवासी मिलते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, तो यथाशीघ्र उन्हें उनके देश भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। इस अवैध प्रवासियों के संदर्भ में गृह मंत्रालय के नए निर्देश भी आए हैं। हम उन निर्देशों पे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बांग्लादेश और म्यांमार से जो अवैध प्रवासी होने का संदेह होने वाले लोग हैं, उनके प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है, जो भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं। ये माना जा रहा है कि 30 दिन की अवधि के बाद यदि उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाता है तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। यानी उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो उन्हें बेसिकली उनके देश निर्वासित किए जाने के बड़े स्तर पे प्रयास किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 मुद्दे हैं। दूसरे मुद्दे की चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। ये निर्देश विशेष तौर पे बांग्लादेश और म्यांमार के संदर्भ में ही आए हैं, क्योंकि यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो अवैध प्रवासी हैं वो हमें पश्चिम बंगाल में, असम या जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं उसमें बड़ी संख्या में देखने को मिल सकते हैं। और म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार में अपने आप में जो गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं, रोहिंग्याज का मुद्दा है, तो बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर के जो बॉर्डर स्टेट हैं वहां पे हमें रोहिंग्याज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने नई मुहिम शुरू की है इन दोनों देशों के अवैध प्रवासियों के संदर्भ में। और ये जो निर्देश हैं ये BSF और असम राइफल्स के महानिदेशकों को भी जारी किए हैं, क्योंकि ये जो दोनों बल हैं ये देशों के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ताकि अवैध जो प्रवासी हैं इनके मुद्दे का समाधान किया जा सके। यहाँ पे ये बताना लाजमी है कि फरवरी में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासियों को देश में प्रवेश करने, दस्तावेज प्राप्त करने और उनके रहने में मदद करने वाले किसी भी नेटवर्क के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा था कि जो अवैध घुसपैठिए हैं इनका मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अवैध शरणार्थियों का मुद्दा विशेष तौर पे हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। चाहे आतंकवाद हो, चाहे ड्रग तस्करी हो, चाहे अवैध हथियारों की तस्करी हो, चाहे देश में आंतरिक संघर्षों को जन्म देना हो। विशेष तौर पे मणिपुर में जो हमें संघर्ष दिखे उसके पीछे भी इन्हीं अवैध अप्रवासियों के जो संदेह होने की संभावना दर्शाई गई अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो इस तरीके के स्टेटमेंट केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया था, और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि भारत के कई सारे राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्यवाहियां हुई। यहाँ पे यदि हम डेटा की बात करें तो गुजरात के सूरत और अहमदाबाद जैसे जो जिले हैं वहां पे लगभग 6,500 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही राजस्थान ने 148 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के पहले जत्थे को इस हफ्ते एक विशेष उड़ान से पश्चिम बंगाल भेजा और फिर वहां से उनके मूल देश वापस भेज दिया गया। यानी प्रयास शुरू हो गए हैं अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के, अवैध प्रवासियों को उनके राज्य भेजने के। अब यहाँ पे एक मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने का कि क्या दिशा निर्देश परिवर्तित हुए हैं। पहले क्या दिशा निर्देश होते थे अवैध प्रवासियों से डील करने के, और केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों में क्या परिवर्तन किया है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये किया है कि पहले अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की कोई समय सीमा नहीं होती।
मान लीजिए हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां या फिर इस तरीके की पहचान करने वाली एजेंसियां हैं, उन्होंने किसी अवैध प्रवासी की पहचान की, सत्यापन किया, फिर उसके देश में भेजा जाता था उसके संदर्भ में, फिर वो देश जब इंफॉर्मेशन देता था, उसके बाद ही उसे निर्वासित किया जा सकता था। ऐसे में जो उसका मूल देश है, वो कई बार कई-कई महीने लगा देता था क्योंकि समय सीमा नहीं थी। ऐसे में अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और केंद्र ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्वासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को एक उचित प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट भेजने को कहा है। यानी एक समय सीमा तय की गई है। ध्यान रखिएगा, इस बार कड़े कदम उठा रही है भारत सरकार अवैध प्रवासियों के संदर्भ में। जो पहले के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अब उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करने की बात की गई है बड़े स्तर पे अवैध प्रवासियों के मुद्दे को डील करने के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3-4 मुद्दे हैं। एक तो कहा गया है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 30 दिन के लिए होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है पर्टिकुलर उस व्यक्ति के मूल देश से, तो भी विदेशी पंजीकरण कार्यालयों को उन्हें निर्वासित करना चाहिए। यानी जो मेजर शिफ्ट हुआ है दिशा निर्देशों में, पॉलिसी में, ये आप समझ सकते हैं इस मुद्दे को लेके, जो कि जरूरी भी है विशेष तौर पे बांग्लादेश और म्यांमार के जो अवैध प्रवासी हैं उनको डील करने के संदर्भ में। यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि केंद्र ने अब सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से कहा है कि प्रत्येक जिले में, यहाँ पे कुछ कुछ कदम उठाने की बात की गई है। पहला तो प्रत्येक जिले में पुलिस के अधीन एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये पहला कदम। और ये जो टास्क फोर्स है, ये अवैध प्रवासियों का पता लगाएगी, उन्हें पहचान और निर्वासित करने का काम करेगी। उन्हें प्रत्येक जिले में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की बात की है। यानी ये जो विशेष टास्क फोर्स है, इस टास्क फोर्स को दायित्व दिया गया है पहचान करने का, पता लगाने का, निर्वासित करने का। और अगर इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो होल्डिंग सेंटर्स में इनको रखा जाएगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेसिक सुविधाएं इनको दी जाएंगी। तो होल्डिंग सेंटर बनाने की बात की है। साथ ही अप्रवास ब्यूरो को सार्वजनिक पोर्टल पर निर्वासित लोगों की जो सूची है वो प्रकाशित करने के लिए कहा है, ताकि पता लगे कि कौन कौन लोग अवैध प्रवासी हैं। और ये जो डेटा है, ये चुनाव आयोग, विदेश मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को आधार, आईडी, वोटर कार्ड या पासपोर्ट जारी करने से रोका जा सके। ये ज्ञातव्य है कि भारत में कई सारे अवैध प्रवासियों के पास भी हमें वोटर आईडी, आधार कार्ड जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। तो इस तरीके का पूरा डेटाबेस बनाने की बात की गई है, सार्वजनिक पोर्टल पर इस सूची को प्रकाशित करने की बात कही गई है, और जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको भी ये सूची भेजने की बात की गई है, ताकि इस तरीके के लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे वोटर आईडी, आधार या पासपोर्ट, ये जारी ना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले आपको कक्षा में बोला था। ऐसे दस्तावेज पहले से ही जिन अवैध प्रवासियों के पास हैं, तो इन दस्तावेजों को निष्क्रिय किया जा सकता है, ताकि इन दस्तावेजों से जुड़े हुए जो लाभ मिल रहे हैं इन अवैध प्रवासियों को, वो शीघ्र से शीघ्र बंद हो सके। यानी एक तो जो अवैध प्रवासियों के पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निष्क्रिय किया जाए, और दूसरा एक सार्वजनिक डेटाबेस बनाया जाए। साथ ही ध्यान रखिएगा 2-3 चीजें हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा मुद्दा, समझ में आया। यानी टास्क फोर्स, होल्डिंग सेंटर और साथ ही सार्वजनिक पोर्टल पर इस तरीके का डेटा प्रकाशित करने की बात की है। यानी सरकार कहीं ना कहीं अब युद्ध स्तर पर प्रयास करने के फेर में हमें दिख रही है, जो कि जरूरी भी है। अभी मैं शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों के संदर्भ में कुछ मुद्दों की भी बात करूंगी।
यहाँ पे यदि हम नागरिकता अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 की बात करें तो अवैध प्रवासी कौन होते हैं? ऐसा विदेशी जो वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकार के बिना भारत में प्रवेश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अवैध प्रवासी कहेंगे। साथ ही वो व्यक्ति भी अवैध प्रवासी माना जाएगा जो फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के वीजा पे आया है लेकिन 2 साल से भारत में रह रहा है, यानी उसकी समय अवधि खत्म होने के बाद भी वो भारत में रह रहा है, तो इस तरीके के व्यक्ति को भी हम अवैध प्रवासी कहेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 295 के आसपास बांग्लादेशियों को निर्वासित किया था और इस वर्ष 30 अप्रैल तक लगभग 100 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित कर बॉर्डर गाइड्स बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सैकड़ों में, 295, 100 है ना, 148, लेकिन यदि मूल प्रवासियों की बात करें, अवैध प्रवासियों की बात करें तो ये संख्या करोड़ों में है। ऊपर से हमारे बांग्लादेश के साथ बिगड़ते रिश्ते, म्यांमार में गृह युद्ध जैसी जो परिस्थितियां हैं, इस तरीके की सिचुएशंस को और ज्यादा कठिन बना देती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हम अवैध प्रवासियों को निर्वासित कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे अवैध प्रवासियों को चिन्हित करना, उन्हें उनके देश वापस भेजना भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जैसे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक डिसीजन दिया है कि भारत खुद 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे में हम हर व्यक्ति को शरण नहीं दे सकते। दूसरा मुद्दा, हमारे पास वित्तीय संसाधनों का ऑलरेडी अभाव है। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या, उस जनसंख्या की इतनी बड़ी चुनौतियां, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो, कुपोषण हो, भूखमरी हो, तो ऐसे में हम अवैध प्रवासियों को कैसे बेसिकली टैकल कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है सामाजिक पहचान के संकट से। असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लोकल्स की तुलना में अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा हो गई है। विशेष तौर पे असम जैसे राज्यों में सामाजिक पहचान का जो संकट है, ये एक बड़ा मुद्दा हो चुका है लोकल वर्सेस अवैध प्रवासियों के मध्य, जो कि एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। चौथा मुद्दा अवैध प्रवासियों के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट में यदि आप देखोगे तो संघर्ष जो हमने मणिपुर में देखा, उसके पीछे अवैध प्रवासियों की भूमिका। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अवैध प्रवासियों से जुड़ा हुआ है वो है आंतरिक सुरक्षा। चाहे आतंकवाद हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए अवैध प्रवासियों की जो भूमिका है वो हमें सकारात्मक नहीं दिख सकती है, नकारात्मक दिखती है। तो ऐसे में इनको संबोधित करना, इस मुद्दे को संबोधित करना, इसका सॉल्यूशन करना, ये एक बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय के निर्देश हैं, इसी प्राथमिकता को दिखाते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में, यानी इस 30 दिन की सीमा के भीतर जब सत्यापित किया जाएगा, तो उसके बाद भारत सरकार इनको निर्वासित करने के क्रम में क्या कदम उठाती है। आपका क्या कहना है अवैध प्रवासियों के मुद्दे पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। 21 जुलाई एक बैच शुरू हो रहा है। एडमिशन लेना है तो जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। कोड यूज करना है LD Live LD Live कोड के साथ ये बैच आपको 31,999 में मिल जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से लेके यदि आपका PT पास होता है तो पूरी फीस वापस आपको कर दी जाएगी। हर महीने टेस्ट आयोजित होता है। जो विजेता होगा 11,000 का कैश प्राइज। बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी प्रिपरेशन इस बैच में इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाएं, LD Live कोड का उपयोग करें, एडमिशन लें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ ये चर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली चर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।